स्टूडेंट्स हमने देखा था कि समाकलन जो होता है वो अपकलन का इन्वर्स ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर का मतलब होता है मशीन, यानी कि जो हम अपकलन में करते हैं उसका ये उल्टा करता है अपकलन, सॉरी, तो जो अपकलन हम करते हैं उसका उल्टा करता है अपना समाकलन। तो इस तरीके से हमने कुछ इस तरीके से इसके फॉर्मूले वगैरह देखे थे और हमने आपको बताया था कि इनमें लिमिट नहीं लगी होती है, ये अपने होते हैं अनिश्चित समाकलन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग करेंगे निश्चित अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चन के साथ साथ आज हम निश्चित समाकलन भी समाप्त करेंगे और हम जो है ग्राफ में देखेंगे ग्राफ में समाकलन किस तरीके से हमें करना है और अगला हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला एक टॉपिक अपना बचेगा, हम कह सकते हैं औसत मान। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम कल जो है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर कल जो है हम स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि अपना होगा वेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे निश्चित समाकलन। तो देखिए हमने यहाँ पर एक समाकलन लिया जिसके भीतर अपने पास है एफ एक्स, हम कह सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका हम समाकलन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो अपने पास यहाँ से निकल के आएगा मान लीजिए जी एक्स और एक कांस्टेंट, क्योंकि इस पर सीमा तो है नहीं तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ेंगे सी। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स का मतलब हुआ कि यहाँ पर एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ए की पावर एक्स, कुछ भी अपना हो सकता है। फिर उससे क्या होगा अपने पास, उसका आप समाकलन करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कुछ नया फंक्शन बदल के आएगा। तो ये अपना कल का पोर्शन था, इसको हमने नाम दिया था इसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट अनिश्चित समाकलन। इसको हमने नाम दिया था अनिश्चित समाकलन, ये था अपना अनिश्चित समाकलन। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम अब देखिए इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो फिर यही अनिश्चित समाकलन अपना निश्चित समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिया, हमने एफ एक्स को बिल्कुल सेम रखा और यहाँ पर अपना है डी एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने सीमाएं लगा दी, यानी हमने यहाँ पर ए से लेके बी तक 2 सीमाएं लगा दी। ठीक है, और जब हमने सीमाएं लगा दी तो इसी को फिर हम बोलना शुरू करेंगे निश्चित समाकलन। ये अपना आएगा निश्चित समाकलन, यानी कि यहाँ पर जब सीमाएं लग गई तो फिर इसी को हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। अब देखिए स्टूडेंट इसे किस तरीके से सोल्व करते हैं हम लोग, इससे हम लोग कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं कि अपने पास यहाँ पर इसका तो अपना अभी भी जी एक्स आएगा, जैसे ऊपर अपना जी एक्स आया और यहाँ पर ये सीमाएं जो हैं इस तरीके से बड़े कोष्टक में हम लिख देते हैं, ये हो जाएंगे अपनी ए से बी। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा स्टूडेंट्स जी ऑफ वी, हम कह सकते हैं ये आएगा आपके पास निकल के जी ऑफ वी माइनस जी ऑफ ए, यानी कि पहले हम लोग रखेंगे यहाँ पर अपर लिमिट, फिर लेते हैं एक माइनस का साइन, फिर लिखेंगे हम लोअर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसके ऊपर आधारित हम एक उदाहरण कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये अपने पास पहला एग्जाम्पल है, इसका हमें जो है समाकलन करना है। तो देखिए किस तरीके से इसका समाकलन करेंगे। अपने पास देखिए यहाँ पर सीमाएं, तो ये निश्चित समाकलन का अपना एग्जाम्पल है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसका कोस एक्स का समाकलन करेंगे। तो आपको पता है कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। कोस एक्स का समाकलन अपना क्या होता है, साइन एक्स। और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट है उन लिमिट्स को हम लगा देंगे। अब इसके बाद ये समाकलन होने के बाद हम एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर एक बार एक्स की जगह माइनस का हम पाई रखेंगे। तो देखिए रखते हैं लिमिट, तो ये अपना आएगा साइन पाई, फिर रखेंगे माइनस, हम लेते हैं एक माइनस और एक माइनस यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स की जगह माइनस पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि अपने पास यहाँ पर साइन जो माइनस का एक्स होता है ना, वो होता है अपने पास माइनस बाहर आ जाता है और ये होता है साइन एक्स। इसी तरीके से अपने पास होता है स्टूडेंट्स एक कॉस माइनस का एक्स, तो यहाँ पर ही हो जाता है प्लस का कॉस एक्स, यानी साइन अपना रहता है माइनस का और कॉस हो जाता है प्लस का। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो अपने पास आएगा यहाँ पर देखिए साइन पाई साइन 180 यानी कि 0, और यहाँ पर ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, अंदर बचेगा साइन पाई और साइन पाई अपना होता है 0। तो यहाँ पर हमारे पास इस समाकलन की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हम निश्चित समाकलन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये अपना उदाहरण नंबर 2 है और देखिए इसको किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। हमें पता है कि 1/x का जो समाकलन होता है ना अपना, 1/x का समाकलन होता है लॉग बेस में e और x, ये होता है अपना 1/x का, और यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी 1 से e। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे ना स्टूडेंट्स तो ये अपना कितना आएगा, एक बार x की जगह हमें अपर लिमिट रखनी है, एक बार स्टूडेंट्स हमें x की जगह अपर लिमिट रखनी है, फिर एक माइनस का साइन देना है, फिर हमें एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखनी है।
तो बेस ई, एक बार एक्स की जगह रख दिया ई, और फिर एक बार हम कह सकते हैं एक्स की जगह रख दिया 1। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो अपने पास आएगा, देखिए ई की कितनी पावर ई के बराबर होगी, तो आपका आंसर होगा ई की कितनी पावर ई के बराबर होगी 1, तो यहाँ पर आ गया 1। और ई की कितनी पावर 1 के बराबर होगी, तो आंसर है 0। ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। तो अपने पास यहाँ से निकल के आएगा स्टूडेंट्स 1। तो इस समाकलन का अपने पास ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने जो है हम लोग अब करेंगे समाकलन के नियम। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, समाकलन के जो नियम है ना, उसमें सबसे पहला नियम है अपने पास एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। तो चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को बताते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अपकलन में विभाजित करके एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल जब हमने पढ़ा था, तो हम अलग अलग पदों को विभाजित करके जो है उसका अपकलन करते थे। इसी तरीके से हमें समाकलन में करना है। हम क्या करेंगे, इन पदों को विभाजित कर देंगे, और विभाजित करने के बाद फिर हम समाकलन कर देंगे। तो देखिए हम किस तरीके से इनको विभाजित करेंगे। देखिए मैं इधर आपको समझाता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं। हमने cos 3 को, देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको निकाल लिया हमने बाहर, और cos x को लिख दिया हमने समाकलन। तो cos x और dx। फिर -5 को निकाल लिया बाहर, हमने 1/x को लिख दिया अलग, और dx। फिर हमने इसी तरीके से 4 को निकाल लिया बाहर, और 1 का कर दिया dx। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा 3 cos x dx का होता है sin x। ठीक है, तो ये sin x आ गया, -5, और 1/x dx का होता है अपना log बेस में ई एक्स, ये कल मैंने आपको बताया था, प्लस 1 का होगा अपना एक्स। तो ये अपने पास आ जाएगा एक कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हम निश्चित समाकलन का कर लेते हैं। ये हमने आपको अनिश्चित पे समझाया। अब निश्चित समाकलन के ऊपर भी एक हम जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, एक जो है निश्चित समाकलन के ऊपर आधारित हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन लिया है। करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको अलग अलग पदों में विभाजित कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से 3 को सबसे पहले निकाल लिया बाहर, और हमने यहाँ पर एक लिमिट लगा दी -π/2 से, प्लस का π/2 है अपना और यहाँ पर आ गया अपना sin x साथ में dx। ठीक है स्टूडेंट्स। +4 को हमने अलग निकाल लिया, और ये लिमिट हमने अलग अलग इन पे लगा दी। तो माइनस का π/2 और प्लस का π/2, और ये अपना है cos x साथ में dx। बस अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, समाकलन कर देना है इसका। तो समाकलन जब इसका करेंगे तो देखिए 3 अपना ऐसे ही है, और यहाँ पर आएगा cos x, sin x का होता है माइनस का cos x। ठीक है, और ये लिमिट लग जाएगी प्लस की π/2 से माइनस की π/2। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अपना है 4, यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएंगे तो cos x का होता है अपना sin x। ठीक है, cos x का होता है sin x, और यहाँ लिमिट लगेगी प्लस की π/2 से माइनस की π/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका समाकलन जब करेंगे, इस नेगेटिव साइन को हम बाहर निकाल ले रहे। तो cos x की जगह पहले रखना है हमें π/2, तो हमने रख दिया cos π/2, फिर माइनस, और यहाँ हमने रख दिया cos माइनस थीटा आपका प्लस होता है, अभी हमने बताया था आपको, तो हो जाएगा ये सीधे cos π/2। ठीक, प्लस यहाँ पर आएगा साइन, एक बार साइन x की जगह हमने रखा π/2, और माइनस हम लगाएंगे, माइनस ये है लिमिट में, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू तो होती है अपनी 0। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है अपनी 0। cos 90 0, और यहाँ पर भी cos 90 0। यहाँ पर sin 90 होता है अपना 1, और यहाँ बीच में है प्लस, और यहाँ पर sin 90 भी अपना 1। तो यहाँ से तो अपना 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो ये पार्ट पूरा 0, ये 0, तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये भी 0, तो ये 4 आ गया अपना, यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये आ गया 2, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं निश्चित समाकलन के क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के ऊपर आधारित कर सकते हैं। दूसरा अपना रूल है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं दूसरा रूल जो है समाकलन का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। तो दूसरा अपना रूल है प्रोडक्ट रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना अपने पास 2 फंक्शन है। अब समाकलन अपकलन में क्या करते थे, जब अपने पास 2 फंक्शन होते थे, पहले फंक्शन को रोकते थे, दूसरे का अपकलन कर देते थे, प्लस दूसरे को रोकते थे और पहले हम कह सकते हैं फंक्शन का अपकलन कर देते थे। इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना होगा, इसमें आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देखना है कि इसका समाकलन होगा कैसे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए आपके पास i बराबर एक इंटीग्रेशन है u और v, 2 फंक्शन है आपके पास u और v। ठीक है, u और v का मान लीजिए आपको जो है हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इसका समाकलन आपको करना है। ठीक है, तो जब आपको इसका समाकलन करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनका ये फर्स्ट फंक्शन है, मान लीजिए अपना ये सेकंड फंक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले u को रोकना है और समाकलन करना है किसका, v का।
ठीक है, समाकलन करना है आपको v का। ठीक, इसके बाद में क्या करना है, आपको एक माइनस का साइन देना है, फिर आपको लगाना है समाकलन, और समाकलन के अंदर आपको अवकलन करना है। ठीक है ना, समाकलन के बाद आपको क्या करना है, अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, जो पहला फंक्शन आपने रोका था उसका, तो u का आपको करना है अवकलन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर आपको समाकलन लगाना है, और समाकलन के बाद आपको फिर से किसका समाकलन करना पड़ेगा, दूसरे फंक्शन का। ठीक है, दूसरे फंक्शन का आपको समाकलन करना है। ठीक है, और इसके बाद में होल समाकलन करना है आपको, होल समाकलन जिसके भी रिस्पेक्ट में करने, मान लीजिए यहाँ पर हमने बी ले लिया, डी बी यानी बी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला है कि पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, दूसरे फंक्शन का आपको समाकलन करना है, माइनस पहले समाकलन होल समाकलन, पहले फंक्शन का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, और दूसरे फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन करना है, फिर दूसरे फंक्शन का समाकलन करना है, और फिर होल समाकलन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको फॉर्मूला हम कह सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक दिक्कत है, अवकलन में तो हम क्या करते थे, अवकलन में हम फर्स्ट इंटू सेकंड किसी को भी मान लेते थे। ठीक है ना, बड़ी आसानी से पहला वाला फंक्शन हम ज़्यादातर सामान्य रूप से हम पहले वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते थे, दूसरे वाले सेकंड मानते। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक्स पहला फंक्शन है, ई एक दूसरा फंक्शन है। इसके लिए आपको एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जिसका नाम है, इसकी एक ट्रिक भी है जिसको बोलते हैं आई लेट रूल। तो यहाँ पर आपको एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, जो है अपना आई लेट रूल। ठीक है, आई लेट रूल होता है स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ पर आपको आई लेट रूल में क्या याद रखना है, देखिए ये जो अपना है ये तो हाइड रहेगा। ठीक है, इसका तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये तो अपना एक तरीके से मान लीजिए कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा रूल। ठीक है, यहाँ पर जो काम है ना आई लेट का है, देखिए मैं आपको बारी बारी से समझा रहा कि यहाँ पर आई लेट का मतलब क्या है। देखिए पहले है अपने पास स्टूडेंट्स आई, ठीक, आई का मतलब बताएंगे हम आपको, आई का मतलब क्या है। दूसरा है अपना एल, एल का भी मतलब बताएंगे। तीसरा है अपना ए, और चौथा है स्टूडेंट्स अपना टी। ठीक, और पांचवा है अपने पास स्टूडेंट्स ई। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आई का मतलब है इनवर्स वाले फंक्शन। ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स वाले फंक्शन। आई का मतलब है इनवर्स वाले फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आई का मतलब हुआ इनवर्स वाले फंक्शन, और इसके बाद में एल का मतलब हुआ लॉग वाले फंक्शन। एल का मतलब हुआ लॉग वाले फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है एल का मतलब है लॉग वाले फंक्शन। तीसरा है अपना स्टूडेंट्स ए, तो ए का मतलब हुआ एल्जेब्रिक। ठीक है ना, एल्जेब्रिक वाले फंक्शन, जो अपने अलजेब्रिक वाले अलजेब्रा वाले होते हैं ना, वो फंक्शन। ठीक है वो फंक्शन। इसके बाद आपको स्टूडेंट टी का मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन। और इसके बाद लास्ट वक्त आया अपना एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है सबसे पहले बच्चों का कि सर यहाँ पर ना जो अपना इन्वर्स वाले फंक्शन है ये कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे कि स्टूडेंट उदाहरण अगर हम लें तो साइन इन्वर्स हो गया अपना, कॉस इन्वर्स हो गया, जितने भी इन्वर्स मतलब इन्वर्स वाले हैं। लॉग वाले में जैसे लॉग एक्स हो गया उदाहरण के तौर पे अपना, या लॉग ई एक्स हो गया अपना। अलजेब्रिक में जैसे अपना एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की घात 3 हो गया, इस तरीके से फंक्शन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही है साइन एक्स हो गया अपना, ठीक है, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी एक्सपोनेंशियल में, ई की पावर में, जैसे ई की पावर एक्स, की पावर ए, ई की पावर 2x, तो इस तरीके से ये होते हैं एक्सपोनेंशियल वाले। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बेसिकली कि यहाँ पर जो आपको क्रम लेना है ना, यहाँ पर जो आपको क्रम लेना है स्टूडेंट, वो बेसिकली आपको क्रम किस तरीके से लेना है, वो क्रम आपको ऐसे लेना है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग, इस तरीके से चलना है। यानी कि आपको ये क्रम ये नहीं कि किधर से भी अपने आपको इस तरीके से चलना है। ठीक, यानी सबसे पहले इन्वर्स वाले, फिर लॉग वाले, फिर अलजेब्रिक वाले, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले, फिर एक्सपोनेंशियल वाले। अब जैसे अगर मैं इसी सवाल की बात करूँ, ठीक है स्टूडेंट, इसी सवाल, तो इसमें हम अपना फर्स्ट फंक्शन कौन है, देखिए एक्स है। अब एक्स कहाँ आया, ये है अपना, यानी अलजेब्रिक। और इसके बाद दूसरा कौन सा, ई की पावर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल वाला अपना सब अलजेब्रिक के बाद में है। तो हम यहाँ पर ए पहले आया, ई बाद में आया, तो इसको बनाएंगे पहला फंक्शन, और जबकि इसको हम बनाएंगे दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को नोट कर ले रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स, मैंने नोट कर लिया। अब मैं इसको आपको सोल्व करके बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस फॉर्मूले के बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये करना है कि देखिए यू को इन्हें सेम रखा, यानी पहले फंक्शन को, तो हम भी क्या करेंगे, पहला फंक्शन सेम रखेंगे, यानी एक्स को तो हम सेम रख देंगे।
और समाकलन किसका किया, बी का, यानी सेकंड फंक्शन का, तो हम सेकंड फंक्शन का समाकलन करेंगे। तो ये सेकंड फंक्शन का हम करेंगे dx। फिर इन्हें लगाया माइनस, तो हम लोग भी करेंगे माइनस। और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, यानी अवकलन हमें किसका करना है, यू कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन, तो हम अपना फर्स्ट फंक्शन है अपने पास एक्स का अवकलन करेंगे। फिर है समाकलन किसका, v यानी कि सेकंड फंक्शन का, तो अपना सेकंड फंक्शन है e की पावर x। ठीक है, हमने लिख दिया e की पावर x dx, और होल dx अपना कितना है, होल dx हो जाएगी dx। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। देखिए x का तो x है, e की पावर x का समाकलन करेंगे आप तो e की पावर x ही आएगा, माइनस समाकलन x का dx कितना होता है 1, और e की पावर x का समाकलन कितना होगा स्टूडेंट्स, e की पावर x, और होल यहाँ पर अपना dx चल रहा है। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, e की पावर x का एक बार और समाकलन करना है, तो वही आएगा e की पावर x। ठीक, यहाँ से अगर आप चाहें तो e की पावर x आप कॉमन ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट जब हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट भी जुड़ता है। ठीक है, अगर लिमिट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर e की पावर x कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 1 और प्लस एक कांस्टेंट से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हम प्रोडक्ट रूल पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तो अगला रूल देखते हैं जो कि है अपना समाकलन के ऊपर आधारित तीसरा, जिसका नाम है लीनियर फंक्शन। तो स्टूडेंट देखिए अगला अपना समाकलन का नियम है तीसरा, जो है लीनियर फंक्शन। देखिए लीनियर फंक्शन में क्या होता है कि यदि अपने पास मान लीजिए स्टूडेंट इस तरीके का समाकलन था और हम लोगों ने करा f(x) dx, तो इसका हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, सीधा हम लोग gx करते थे इसमें और एक कांस्टेंट जोड़ देते थे। अब मान लीजिए लीनियर फंक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, लीनियर फंक्शन में ये होगा कि अपने पास इस तरीके का समाकलन होगा f और ax प्लस b। ठीक है, ये होगा अपने पास, और dx। ठीक, तो यहाँ पर f का तो समाकलन अपना g होगा ही होगा, और जो है उसके अंदर बैठ जाएगा, जैसे अपना ये फंक्शन है अंदर। ठीक, और एक जोड़ देंगे हम लोग कांस्टेंट, और अपोन में क्या आएगा, जो x का गुणांक है ना, अब कलन में हम गुणा करते थे और समाकलन में ये भाग में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक उदाहरण देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना sin 2x प्लस 3 dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो आपको पता है इसका समाकलन क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का कॉस। ठीक है, माइनस का कॉस होगा स्टूडेंट्स। अब जब माइनस का कॉस होगा तो ये अपना सेम आएगा 2x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ पर स्टूडेंट समाकलन तो कर ही चुके हैं, समाकलन का साइन नहीं आएगा, तो ये अपना इस तरीके का आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए अपोन में कितना आएगा, x का गुणांक कितना है अपने पास 2, तो ये अपने पास आ गया माइनस का कॉस 2x प्लस 3 अपोन में 2, प्लस में आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना c। तो ये अपना स्टूडेंट्स आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगला एग्जाम्पल अपना ये है सेक स्क्वायर 4x माइनस 5 dx। तो देखिए आपको पता है सेक स्क्वायर का क्या होता है अपना स्टूडेंट, सेक स्क्वायर x का होता है अपना 10x, x का मतलब हुआ 4x माइनस 5, ये होगा, और इसके x के गुणांक में x का गुणांक इसका कितना है 4, तो ये अपना हो गया 10 4x माइनस 5 अपॉन में 4 प्लस c। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चलिए और लेते हैं, एक बड़ा स्टूडेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको और कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये अपने पास है 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस 2x बराबर होता है अपने पास। तो स्टूडेंट देखिए कोस 2x बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अपने पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो 1 अपना इधर आएगा, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास आएगी 1 प्लस कोस 2x बटे में 2 बराबर में आ जाएगा अपना कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कोस स्क्वायर एक्स को 1 की पावर में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला हम जानते हैं कोस 2x बराबर होता है अपना 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हम 1 को इधर लाए तो 1 हो गया प्लस का 1 प्लस कोस 2x बराबर हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स का मान अपने पास आया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, तो यही हमें रख देना है। ये हो जाएगा अपना 0 से 2 पाई, और यहाँ अपना बनेगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में आ जाएगा 2 और साथ में dx। अब यहाँ से देखिए इसका समाकलन करेंगे तो पहले 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से 1 का अलग समाकलन करना पड़ेगा हमें। तो 1 का जब अलग से समाकलन करेंगे तो ये अपना आएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, और प्लस में यहाँ से अपना समाकलन आएगा 0 से लेकर 2 पाई तक, यहाँ पर आ जाएगा अपना कॉस 2x, साथ में हम कह सकते हैं dx, ये आएगा अपना निकल के। चलिए स्टूडेंट्स इस बात को हम अगले पेज पे समझते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखिए हमने ये सवाल उतार लिया, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अगर हम समाकलन करेंगे तो अपने पास समाकलन में इसका बनका तो हो जाएगा अपना x, और ये जो लिमिट है ये लिमिट लग जाएगी अपनी 2 पाई से 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम cos 2x का समाकलन करेंगे तो ये आएगा अपना sin 2x, और
लिमिट अपनी लग जाएगी 2 पाई और ये 0, यानी 0 से 2 पाई। तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स अपना आएगा x की जगह पहले हम रखेंगे 2 पाई, फिर रखेंगे 0, तो 2 पाई मिल जाएगा, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम रखेंगे 2 पाई तो ये हो जाएगा अपना 4 पाई। तो यहाँ से ये स्टूडेंट्स होगा अपना, देखिए साइन 4 पाई, साइन 4 पाई माइनस साइन x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0। ठीक, ये आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, आप साइन की वैल्यू अगर हमारे पास पाई हो, साइन की वैल्यू अपने पास 2 पाई हो, ठीक है, या साइन की वैल्यू अपने पास 4 पाई हो, ठीक, इस तरीके की अगर कोई वैल्यू है साइन में तो इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपने पास आएगा देखिए 1/2 और साथ में यहाँ पर ये 0 और ये भी 0, तो इन दोनों का जो मान है ना अपने पास, यानी साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 0 का मान तो अपने पास 0 ही है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको मिलेगा कि 2 पाई तो अपना आ ही गया और इधर 0 हो गया, तो 2 पाई में अगर 0 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हमें मिली 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास आएगा स्टूडेंट्स पाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं ग्राफ में समाकलन। तो समझते हैं ग्राफ में समाकलन किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक ग्राफ बनाया, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ में समाकलन। कोई फलन है हमारे पास y बराबर f(x). अब स्टूडेंट देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो बिंदु लेते हैं। मान लीजिए हमने एक बिंदु यहाँ पर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस बिंदु को मैंने एक्स एक्स से मिलाया। ठीक, इस बिंदु को मैंने जब एक्स एक्स से मिलाया तो मान लीजिए इस पॉइंट को हमने नाम दिया x1। और एक बिंदु स्टूडेंट मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया और इस बिंदु को जब हमने एक्स एक्स से मिलाया तो मान लीजिए हमने इसको नाम दिया x2, इसको हमने नाम दिया x2 स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना है, यहाँ से हम समाकलन निकालेंगे। अब देखिए हम समाकलन किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यहाँ से हम एक समाकलन बनाएंगे। समाकलन अपना निकल के आएगा यहाँ से x1 से लेकर स्टूडेंट्स x2 तक, ठीक है। और यहाँ से अपने पास निकल के आएगा f(x) बराबर dx बराबर, यहाँ से अपने पास निकल के आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो समाकलन हम ग्राफ में करते हैं तो जो एरिया है ना इसको हम लोग अंडर कर देते हैं। तो समाकलन कभी भी आपको निकालना है तो ये अपना आएगा अंडर एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, यानी जो आपका एरिया यहाँ पर जो आपने पॉइंट लिए, जो अपना एरिया आया, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स ये अपना आया, तो इस पार्ट्स को हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो है इस तरीके का हम लोगों ने एरिया लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी एरिया का समाकलन निकालना होता है चित्र में। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये ग्राफ है हमारे पास और यहाँ जो ये वाला पॉइंट है ना अपने पास, ये दूरी दी हुई है 10, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स हमसे इस ग्राफ का समाकलन पूछा गया, हमसे कहा है y dx बताना है 0 से 6 पे। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें पता नहीं है y कितना है और समाकलन हमसे पूछा गया ग्राफ के थ्रू। तो आप एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, अगर हम इसकी हमने बताया यहाँ पर अगर हम इसको ना कर्व कर दें, यानी कि हम इसको पेंट कर दें, तो देखिए अपने पास कितना निकल के आएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है, 0 से 6 तक ज्ञात करना है। तो 0 से 6 तक हमने इतना एरिया जो है अंडर दी कवर कर दिया, मतलब इतना एरिया हमने छायांकित कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए, अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये आकृति कौन सी है अपनी, समलंब। समलंब चतुर्भुज अपना बन रहा है स्टूडेंट्स। ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये अपना समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी हमें दे रखी है स्टूडेंट्स, ये है 4। तो ये अपना बन रहा है स्टूडेंट्स समलंब चतुर्भुज। और हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना स्टूडेंट्स, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपना होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में बीच की दूरी, ये अपने पास। तो देखिए समलंब चतुर्भुज 1/2, समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 4 है और 0 से 6 तक एक है 6, तो अपना हो जाएगा 4 + 6। और बीच की दूरी कितनी है, ये है बीच की दूरी और किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे आएगा 1/2 10 × 10 है यहाँ पर से। तो यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने जो आकृतियाँ पढ़ी, इस आकृति से ही हमने हम कह सकते हैं 0 से 6 तक 0 से लेके 6 तक y dx का मान निकाल दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ग्राफ का और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है y बराबर sin x के ग्राफ द्वारा x बराबर 0 से x बराबर पाई तक घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। स्टूडेंट देखिए अपने पास ग्राफ है
अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये अपना है 0, यानी यहाँ से लेकर हमसे पूछा गया है स्टूडेंट कहाँ तक, पाई तक। तो सबसे पहले हम इसको अंडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर कि इस तरीके से जो है ना सर ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब जैसे अभी आपने समलम आकृति देखिए, समलम के निकाला, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये अर्धवृत्त नहीं है अपना, ठीक है ना, ये अपना अर्धवृत्त नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ये होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या, यहाँ कितना है 1, और यहाँ पाई/2 यानी 3, पाई का मतलब 3.14 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.1.5 से लगभग थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो ये अपना अर्धवृत्त देखने में लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये अर्धवृत्त नहीं है। तो सर फिर इसका किस तरीके से करेंगे, जो दिया हुआ है ना आपको इसी पर आप इसका बस समाकलन कर दीजिए। देखिए 0 से पाई तक आपको दिया हुआ है इसमें, और आप साइन एक्स और डी एक्स कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और पाई से 0, तो अपना कितना निकल आएगा, देखिए माइनस का कॉस पाई, और लिमिट रखेंगे तो प्लस हो जाएगी, प्लस कॉस 0। तो ये अपना आ गया कॉस पाई भी -1 और माइनस ये तो +1, और कॉस 0 अपना 1 होता ही है। तो ये अपना आ गया स्टूडेंट्स 2, ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि आखिर समाकलन का उपयोग क्या है। तो समाकलन का उपयोग बेसिकली अगर हम बात करें ना, समाकलन का उपयोग के बारे में हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, अपकलन की सबसे पहले समाकलन का उपयोग क्या है तो हम बात करेंगे। एक इसका उपयोग ये है कि अपकलन की विपरीत प्रक्रिया में हम करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स अपने पास ये है x, ठीक, x का मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट विस्थापन, ये विस्थापन है, ठीक है। अगर हमें विस्थापन से वेग में जाना है, मान लीजिए हमसे कोई कहे कि विस्थापन से आपको वेग प्राप्त करना है, ठीक है ना, तो वेग किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे, हम इस विस्थापन का, ठीक है ना, इस विस्थापन का हम क्या करेंगे, हम इसकी दर निकाल लेंगे, यानी कि दूरी में परिवर्तन समय के अनुसार निकाल लेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन से वेग मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हमसे कोई कहे कि हमें विस्थापन वेग से त्वरण चाहिए, तो वेग से त्वरण किस तरीके से स्टूडेंट मिलेगा कि आप त्वरण आपको ठीक चाहिए तो आप वेग में क्या निकाल लीजिए, परिवर्तन समय के अनुसार निकाल लीजिए, आपके पास वेग आ जाएगा। इसी को हम अपकलन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर समाकलन की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि अगर कोई कहे कि हमें वेग से त्वरण चाहिए, ठीक है, वेग से त्वरण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेग से त्वरण निकालने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, या वेग से मान लीजिए सॉरी, तो हमसे कोई कहे कि हमें त्वरण से वेग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टी प्रक्रिया लगाएंगे, यानी वेग चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, त्वरण का अब समाकलन कर देंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि हमें वेग से विस्थापन चाहिए, तो वेग से विस्थापन के लिए यहाँ पर हम x निकालने के लिए v का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे समय के रिस्पेक्ट में। तो एक तो उपयोग ये हो गया स्टूडेंट्स समाकलन का, और दूसरा जो उपयोग होता है ना समाकलन का, वो होता है स्टूडेंट कहाँ पर, तो हम बात करें क्षेत्रफल ज्ञात करने में। जैसा कि अभी आपने देखा था, क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करने में। क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का। और तीसरा स्टूडेंट जो उपयोग है ना इसका, तीसरा वो ये है फलन का औसत मान, फलन का औसत मान, फलन का औसत मान ज्ञात करने में। तो ये 3 उपयोग हो गए स्टूडेंट्स समाकलन के। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं समाकलन के ये 3 उपयोग हो गए। अब सवाल ये उठता है, बच्चे सोचेंगे कि सर औसत मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको औसत मान निकालना सिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं औसत मान फिजिक्स में किस तरीके से निकालते हैं। तो औसत मान, जैसे मान लीजिए हमें f(x) का औसत मान निकालना है, ठीक है ना, तो f(x) का औसत मान आप किस तरीके से निकालेंगे, समझिएगा। आप इस तरीके से निकालेंगे f(x) का औसत मान कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप समाकलन लगाएंगे और जिसका निकालना है उसको लिखेंगे। हमें f(x) का निकालना है तो हमने f(x) dx किया। अब यहाँ पर आप इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कि कहाँ से कहाँ तक आपको औसत मान चाहिए, और इसके बाद आप डिवाइड करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट से। तो ये होगा आपका, हम कह सकते हैं औसत मान निकालने का फिजिक्स में सूत्र। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो 2 पाई तक औसत मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से इसका औसत मान निकालेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप समाकलन लगाइए, ठीक है, और किसका निकालना है उसको रखिए, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन है ना अपना, तो डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, और फिर आपको क्या करना है, इसी लिमिट से डिवाइड करना है, फाइनल यानी 2 पाई और इनिशियल अपना है 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना अपने पास, हम कह सकते हैं ये वाला जो फंक्शन ऊपर वाला, इसको हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, पहले ही मैंने सोल्व कराया, पहले ही हल कर चुके हैं। बताइए स्टूडेंट्स इसका मान कितना आया था, तो जब हमने इसको हल किया था ना, तो इसका मान आया था अपना पाई पूरे का। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया पाई, और नीचे है अपने पास 2 पाई।
तो कितना आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1/2 और यही अपना हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम औसत मान निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना जो है समाकलन भी आज कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स अपना एक टॉपिक बचता है जिसका नाम है वेक्टर। तो वेक्टर में हम कल से वेक्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और मैं सोच रहा हूँ कि वेक्टर आपको जो है डिटेल में समझा दिया जाए, क्योंकि लास्ट टॉपिक अपना वेक्टर ही रह गया है, फिर इसके बाद हम सिलेबस शुरू करेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू।